नमस्कार। एनकाउंटर में मैं श्वेता मिश्रा सहयोगी योगेश शर्मा के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज एनकाउंटर में तीखे सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस विधायक और सरकारी मुख्य सचेतक विधानसभा राजस्थान महेश जोशी जी। जोशी जी, आपके नाम की चर्चा जयपुर लोकसभा सीट को लेकर है, क्या लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं 2009 में लोकसभा में रहा और कांग्रेस का उम्मीदवार भी रहा 2014 में। तो स्वाभाविक तौर पे मेरा नाम तो चर्चा में आना ही आना है। मेरी जगह कोई और होता, उसका नाम भी चर्चा में आता, लेकिन मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। बाकी रही पार्टी की बात, पार्टी तो कुछ भी आदेश लगी वो करने को तैयार है। लेकिन क्या ऐसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जहां कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली? करारी शिकस्त मुझे मिली थी जी। लेकिन मैं उस शिकस्त से विचलित नहीं हूँ। एक परिस्थिति थी, शिकस्त हो गई, हालांकि मेरे समझ से बाहर है कि वो शिकस्त क्यों मिली और इतनी बड़ी शिकस्त क्यों मिली। शिकस्त तो और जीत तो राजनीति में चोली दामन की तरह से चलते रहते हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन इतनी बड़ी शिकस्त मिली, ये मेरे लिए भी बहुत एक अजीबोगरीब सा सवाल था जिसका जवाब मैं आज तक नहीं खोज पाया हूँ। लेकिन मेरा आत्मविश्वास फिर से लौटा है कि मैं हवा महल से एमएलए बना हूँ और मुझे ये विश्वास है कि जयपुर की जनता ने मुझे स्वीकार कर लिया है। आपके पुत्र का नाम भी लोकसभा सीट के लिए चर्चा में है, रोहित का। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट कहते हैं कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। और दूसरी ओर आपके पुत्र की दावेदारी बहुत मजबूती के साथ सामने आ रही है। बात यह है कि आपने मेरे पुत्र के लिए कहा, मेरा पुत्र यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता है, यूथ कांग्रेस के कार्यक्रमों में जाता है, भाग लेता है, पूरी तरीके से सक्रियता के साथ रहता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वो सदस्य है। एक बार वो संगठन चुनाव में डीआरओ बना, गोवा डीआरओ बन के गया। तो लगातार संगठन के कामों में वो सक्रिय रहता है। उसको टिकट मांगने का हक है, उसकी उम्र भी है। सचिन पायलट साहब ने कहा उनके बच्चे अभी छोटे भी हैं और दूसरी बात है उनको अपने परिवार के बारे में फैसला लेने का हक है। मैंने अपना कोई फैसला अपने पुत्र पर नहीं थोपा है। मैंने उसको बिल्कुल फ्री किया है। मैंने कहा अगर तू टिकट मांगना चाहता है तो तेरे को कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में टिकट मांगना चाहिए, महेश जोशी के बेटे के रूप में टिकट नहीं मांगना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि उसने अपने आप को स्वावलंबी बनाने की तरफ उसने कदम बढ़ाए हैं। उसने कहीं कोई होर्डिंग में, बैनर में कहीं वो मेरा नाम नहीं दे रहा। मुझे खुशी है कि वो मजबूती के साथ अगर इस तरीके से सक्रियता बनाए रखेगा और उसका नाम पार्टी कंसिडर करती है तो मुझे खुशी होगी। आपने एक तरफ ये बात कही, लेकिन दूसरी तरफ आरोप महेश जोशी पर लग रहे हैं कि वो पुत्र रोहित जोशी को प्रमोट कर रहे हैं इस लोकसभा चुनाव के लिए, तैयारी के लिए। क्या ये सही है? नहीं, कतई सही नहीं। यूँ तो व्यापार के लिए व्यापारी अपने पुत्र को प्रमोट करता है। सरकारी नौकरी में रहने वाला अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अपने बेटे को सरकारी नौकरी की तरफ प्रेरित करता है। लेकिन राजनीति में रहना एक ऐसा काम है जिसको सिर्फ प्रेरणा से नहीं हो सकता। अगर कोई पार्टी में सक्रिय नहीं रहेगा, मेरा पुत्र एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में नहीं आ रहा कि मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी और मेरा पुत्र आ गया हो, या मुझे कुछ हो गया और मेरा पुत्र आ गया हो। मेरा पुत्र मेरे सामने ही अपनी सक्रियता रख रहा है। उसकी रुचि है राजनीति में आने की, वो आए। मैंने तो उसको बहुत स्पष्ट रूप से एकदम फ्री छोड़ रखा है। वो मेहनत करे। मेरे नाम का फ़ायदा तो मेरा पुत्र तो मुझे उसको मिलना ही है। मेरे नाम के फ़ायदे के साथ साथ अगर मेरे नाम में कोई नुकसान है तो वो भी उसको वहन करना पड़ेगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी युवा सक्रिय कार्यकर्ता को टिकट मांगने से या पार्टी में सक्रिय होने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन ये कहा यही जा रहा है कि पार्टी आप पर दाव खेलने पर ज़्यादा तैयारी है, क्योंकि ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है और कैसे आपने चुनाव जीता था घनश्याम तिवारी से आप बखूबी जानते हैं। तो ऐसे में और बरसों बाद, मतलब 6 लोकसभा चुनाव के बाद, उस वक्त आपके रूप में कांग्रेस का सांसद जीता था यहाँ से, उससे पहले नवल किशोर जीते थे। तो पूरी तरह परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की गढ़ के तौर पर जयपुर की सीट जानी जाती है। देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूँ योगेश। मैंने हमेशा पार्टी के प्रति निष्ठा बनाए रखी है, पार्टी के हर आदेश को माना है। आगे भी पार्टी मेरे लिए जो भी जिम्मेदारी तय करती है, जो भी फैसला लेती है, मैं उस फैसले को शिरोधार्य करूँगा। मेरे मन में किसी प्रकार की कोई लालसा, कोई लिप्सा, कोई इच्छा नहीं है। पार्टी ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं मेरी प्रतिबद्धता पार्टी के प्रति कभी भी कम नहीं होने दूंगा। पार्टी मुझे कुछ भी आदेश देती है, मुझे ये मेरे मन में कतई ये विचार नहीं आएगा कि मेरे को मिनिस्टर स्टेटस मिला हुआ है, सुख सुविधाएं मेरे पास हैं। वो सुख सुविधाएं पार्टी के दी हुई हैं। पार्टी अगर मुझे चुनाव लड़ाना चाहती है, और मुझे ही नहीं किसी को भी चुनाव लड़ाना चाहती है, तो हम उस निर्णय को स्वीकार करेंगे और उस निर्णय के अनुरूप पूरी ताकत के साथ पार्टी को जिताने का काम करेंगे।
बिल्कुल, चलिए लोकसभा चुनाव के लिए जैसा पार्टी कहेगी वो आप करेंगे, उसके लिए आप तैयार हैं। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए, आपने जीत दर्ज की यहाँ पर, लेकिन बृजकिशोर शर्मा का टिकट कटा। कहा जा रहा है कि 2008 में आपका टिकट कटा था नवल किशोर शर्मा की वजह से, और आपने 10 साल बाद बदला लिया। इसे लेकर क्या कहेंगे? श्वेता जी, मेरे जिंदगी का फलसफा बहुत साफ है। मैं अपने आप को कर्ता नहीं मानता। मैं प्रारब्ध में बहुत विश्वास करता हूँ। मेरे लिए मेरा जो विश्वास है ईश्वर के, और ईश्वर के निर्णयों के प्रति जो मेरा सम्मान है, वो मुझे ये इस बात की अनुमति ही नहीं देता कि मैं किसी से बदला लेने का सोचूं। बदला लेने का और बदला देने का दोनों काम ईश्वर के हैं। न मैं किसी को बदला दे सकता, न किसी से बदला ले सकता। जहाँ तक 2008 की बात है, 2008 में सही है मेरा टिकट कटा, लेकिन 2000 में पार्टी ने मुझे एमपी बनाया। वो मैं कैसे भूल सकता हूँ? जब पार्टी मुझे एमएलए के बजाय एमपी बना रही है तो बात की सारी बातें गौण हो जाती हैं। और फिर मैं वही कहूँगा, बदला लेना और बदला देना दोनों ही काम ईश्वर के हैं। क्योंकि एक ही सीट है, जब किसी की टिकट कटती है और सब एक ही पार्टी में है, लोकसभा तो सपोर्ट जरूरी है। लोकसभा के टिकट का फैसला करना मेरा काम नहीं है। मेरे पे जिम्मेदारी नहीं है कि मैं फैसला करूं लोकसभा के टिकट का। लोकसभा का टिकट का फैसला जिनको करना है उनसे मिलने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं। सबको हक है कि उनसे मिलें और अपनी अपनी बात उनके सामने रखें। लेकिन एक अघोषित दूरी पूरे चुनाव प्रचार में बृजकिशोर जी ने बनाई हवा महल सीट को लेकर। अघोषित नहीं, घोषित दूरी थी। उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि वो हवा महल में नहीं आएंगे। वो नहीं आए, उन्होंने घोषणा किया। अघोषित जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। और मैं नहीं समझता कि बृजकिशोर जी कोई मुद्दा है। मुद्दा तो महेश जोशी भी नहीं, मुद्दा तो कांग्रेस है। और कांग्रेस वहाँ चुनाव जीती हवा महल में, ये बात मैं कह सकता हूँ। दावेदारों की संख्या कांग्रेस में बहुत ज़्यादा है और ब्राह्मण सीट के तौर पर भी जानी जाती है। तो किस तरह का यहाँ पे फैसला कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को लेना चाहिए? भाई, एक ही फैसला, बहुत नाजुक चुनाव है। देखिए जी, लोकसभा के जो चुनाव है ये देश की दिशा और दशा दोनों को तय करने वाले चुनाव हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी देश चला रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर उनसे बचाना है देश को, तो कांग्रेस ही नहीं, सारी गैर भाजपाई पार्टियों को एक होकर और इस बात का फैसला करना चाहिए कि कैसे नरेंद्र मोदी जी के इस तानाशाहीपूर्ण शासन से देश को मुक्त कराया जाए। इसलिए पार्टी के सामने एक ही विकल्प रहता है, कौन जीतने वाला उम्मीदवार है। इसका आकलन करके पार्टी टिकट दे, और पार्टी जो फैसला करेगी, जिसको टिकट देगी, हम पार्टी के फैसले के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे और पार्टी को चुनाव जिताने की हर संभव कोशिश करेंगे। आपको गहलोत साहब के कैंप का कहा जाता है, उनकी कोर टीम के खास हैं आप, महेश जोशी, क्या ये सच है? मैं गहलोत साहब को अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ और मैं नहीं समझता कि गहलोत साहब किसी प्रकार की कोई कोर टीम या कोटरी या इनर सर्किल इसमें कोई यकीन करते हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि मेरे प्रति उनका विश्वास टूटे। ये मेरी कोशिश रहती है, आगे भी ये कोशिश रहेगी। और अशोक गहलोत जी को मैं राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ नेता मानता हूँ, अपने राजनीतिक गुरु मानने के साथ साथ। अगर वो मेरे राजनीतिक गुरु उनको नहीं मानता तो भी मैं ये कहता कि राजस्थान की राजनीति में सर्वश्रेष्ठ और नंबर 1 नेता अगर कोई है तो अशोक गहलोत जी। ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए जयपुर की, किसकी चलती है? प्रताप सिंह खाचरियावास या महेश जोशी? सरकार की चलती है, मुख्यमंत्री की चलती है। कैंप 2 बन गए कांग्रेस के अंदर राजधानी में। मेरे ख्याल से कोई मेरे और प्रताप सिंह जी में किसी प्रकार का कोई मतभेद आज तक किसी भी इशू को लेके नहीं हुआ। न कोई प्रशासन को लेके हुआ, न कोई सरकार को लेके हुआ, न मैंने कभी कोई नाराज़गी जताई किसी बात को लेकर, न प्रताप जी ने कोई नाराज़गी जताई। इसलिए कैंप जैसी कोई बात नहीं है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से और जो महकमा उनको मिला है परिवहन वाला, उसमें कैसे सक्रिय रह के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं, ये प्रताप सिंह जी करते हैं। मुझे मुख्य सचेतक के रूप में और हवा महल के विधायक के रूप में कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है उसकी मैं कोशिश करता हूँ। बाकी जो दूसरे विधायक हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से अपने अपने जिम्मेदारी का। लेकिन आपके घर पे तो बिना मंत्री के भीड़ रहती है। नहीं, मेरे साथ दूसरी बात है, मैं एमपी भी रहा हूँ जयपुर से और पिछला कैंडिडेट भी मैं था। अभी तक अगर पार्टी में अगर लोकसभा के प्रतिनिधि के रूप में किसी को मान्यता है तो मुझे ही है, जब तक कि अगला चुनाव नहीं हो जाए। अगला टिकट तय हो जाएगा, जिसको टिकट मिलेगा वो लोकसभा के प्रतिनिधि के रूप में पार्टी में स्थान पाएगा। तो मेरे पास चूंकि जो जहाँ एमएलए नहीं है वहाँ के लोग भी आते हैं, क्योंकि वहाँ कांग्रेस का एमएलए नहीं है और चूंकि मैं चुनाव जीत गया और एमपी का कैंडिडेट मैं था, तो इसलिए कोई तुलना नहीं होनी चाहिए।
फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो मंत्री होते हैं, मंत्री के पास निश्चित रूप से बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और अपने अपने कामों की उनसे उम्मीद भी करते हैं। ठीक है, लेकिन आपका नाम मंत्री को लेकर आ रहा था सामने, लेकिन खाचरियावास को मंत्री बना दिया गया, आपको ड्रॉप किया गया, जबकि आप ज़्यादा सीनियर हैं। ऐसे में नज़र ये आ रहा है कि पायलट कैंप हावी हो गया। मुझसे बहुत सारे सीनियर लोग हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे लोग हैं, कैबिनेट मंत्री रहे लोग हैं, 2 बार 3 बार कैबिनेट मंत्री लेकिन रहे महेश लोग जोशी से हैं। उम्मीदें ज़्यादा थी कि वो मंत्री के तौर पर आएंगे, आम जन की बात और वो कर रहे हैं। जयपुर से भी। वो इसलिए कि मैं जयपुर से हूँ। जयपुर के जनप्रतिनिधि से उम्मीदें ज़्यादा ही होती हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ सामने होता है। यहाँ के लोग सरकार में सीधा दखल रखते हैं। उम्मीदें थी, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है कि पार्टी ने मुझे मंत्री नहीं बनाया, मुझे मंत्री का स्टेटस देके पार्टी ने रखा। ये नहीं भी देती तो भी मेरी निष्ठा पार्टी के प्रति कम नहीं है। मुख्य सचेतक का पद जो होता है वो संवैधानिक तरीके से होता है, राजस्थान की विधानसभा के अंदर कार्यालय होता है, और एक आभा मंडल के लिहाज से वो एक मंत्री की तुलना में थोड़ा कमतर सा कहा जाता है। तो एक मंत्री और सरकारी मुख्य सचेतक में कितना भेद करते हैं? अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। मैं हाल फिलहाल ये कह सकता हूँ कि मैं मुख्य सचेतक के रूप में ज़्यादा सहज हूँ। जी, पता नहीं मंत्री के रूप में होता तो इतना सहज होता कि नहीं होता, लेकिन मैं अभी अपने आप को बिल्कुल फिट सहज पाता तो हूँ। आप रहे हो शुरू से। तो मैं मुझे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, ये कह सकता हूँ। कभी मेरे को शिकायत, मैंने कहा ना, ये करने वाला ईश्वर है। हम सब कर्म करने की कोशिश करते हैं, कर्म करते हैं, वो कर्म करवा लेता है। परिणाम हमेशा ईश्वर के हाथ में है। छात्र संघ चुनाव से लेकर अब तक के अगर महेश जोशी के सफर की बात की जाए, कांग्रेस के समर्पित सिपाही हैं, संगठन को मजबूती से खड़ा करने में भी साथ रहे हैं, चुनाव में देखा जाए तो एक प्रबल दावेदारी भी निभाई है। क्या आपको लगता है आज अब जिस मुकाम में है वहां तक महेश जोशी पहुंचने का सोचे थे, या फिर अभी बहुत कुछ शेष है जो महेश जोशी को करना है? देखिए क्या होना है ये तो ईश्वर जाने, लेकिन मैं जिस बैकग्राउंड से आया, मेरे लिए ये सब सपने के समान। मेरे पिताजी टेलीग्राफ ऑफिस में नौकरी करते थे, इवन गसेट अफसर भी नहीं थे, नॉन गसेट अफसर थे। वहाँ से उनके स्वर्गवास के बाद में मुझे टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिली। कंपनसेटरी ग्राउंड पे मुझे टेलीफोन ऑपरेटर बनाया गया। मैं टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी करते करते और मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना। उसके बाद मैं राजनीति में आया, और इससे पहले मुझे नरेंद्र मोदी जी का तो पता नहीं उन्होंने कभी चाय बेची है कि नहीं बेची, लेकिन मैंने ज़रूर चाय बेची है। ये शालीमार सिनेमा हॉल होता था, इसकी नोबल सर्किल की कैंटीन मैंने और एक मेरे मित्र सुशील बोथरा, 1 साल तक हम दोनों ने वो कैंटीन चलाई है। हम चाय बेचते थे, पेस्ट्री बेचते थे, समोसे बेचते थे, पॉपकॉर्न बेचते थे, वेफर्स बेचते थे। तो मैंने चाय भी बेची है, मैंने सरकारी नौकरी भी करी है, मैंने प्राइवेट नौकरी भी करी है, और कोई बहुत बड़ा पीछे का मेरे बैकग्राउंड पैसे का कि सत्ता का कि किसी अफसरशाही का ऐसा कोई बैकग्राउंड मेरे परिवार में, मेरे कुटुंब में दूर दूर तक नहीं रहा। ये शायद एक किसी को पता भी नहीं होगा, बहुत कम लोगों को ही ये जानकारी होगी महेश जी, जो अभी आप बता भी रहे हैं। ऐसे में एक सवाल ज़रूर बनता है, जब बैकग्राउंड ऐसा हो पॉलिटिकल तो उसमें इतनी समस्या नहीं आती, लेकिन खुद से स्टैंड करना, खुद से एक एक कदम आगे बढ़ना, यहाँ तक पहुँचना, कितनी मुश्किलें आती हैं एक राजनीतिक सफ़र में? ये मुश्किल तो आती हैं, लेकिन धैर्य से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप अगर धैर्य रखते हुए सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे तो मुश्किलें अपने आप कम होती चली जाती हैं। दूसरा, मेरी एक आदत है जो मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, हमें असंतोष कब होता है? जब हमारा कोई काम कोई नहीं करता तो हमको असंतोष होता है। हमको अपने आप को काम करने वाले व्यक्ति की स्थिति में रख कर सोचना चाहिए कि हम अगर निर्णय लेने वाली स्थिति में होते तो हम क्या निर्णय लेते, कि जो निर्णय चाहे वो आपके पक्ष में हुआ हो चाहे आपके खिलाफ हुआ हो, आप अगर निर्णय करने की स्थिति में होते तो आप भी वही निर्णय करते। ये एक बहुत समझने की चीज़ है। अगर हम ये समझ लें कि हमसे भी शायद यही निर्णय होता है, वो चाहे हमारा निर्णय हमारे खिलाफ हो, तो हमारी शिकायत कम हो जाती है, हम धैर्य रख पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ युवाओं से, धैर्य रखें, अनुशासन रखें। अनुशासन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हमारे देश में अगर किसी चीज़ की अगर कोई कमी है आज,
तो वो अनुशासन की कमी है। तो राजनीतिक सफर में अनुशासन की जरूरत है, जिस तरह से महेश जी बता भी रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उसके मद्देनजर बेहद अहम सवाल भी हैं जो भी महेश जोशी से हम पूछेंगे भी, और बड़ी साफगोई से वो जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन यार कहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एनकाउंटर में। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं महेश जोशी जी। जोशी जी, अगर मेयर की बात करें, नगर निगम की बात करें, कांग्रेस के मेयर ज्योति खंडेलवाल को आपने बनाया, बहुत सहयोग रहा आपका और स्टैंड करने में, नगर निगम को आगे चलाने में, लेकिन आज स्थिति ऐसी क्या हो गई कि वो सार्वजनिक तौर पर आपकी मुखालफत करते नजर आ रही है, विरोध में नजर आते हैं? मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना, कोई द्वेष, कोई बदले की भावना मेरे मन में किसी के प्रति रहती नहीं। मेरा जो नियंत्रण है वो अपने कर्मों पे, अपनी सोच पे मेरा नियंत्रण है। दूसरा क्या करता और क्या सोचता उस पर मेरा नियंत्रण नहीं है। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने आज तक राजनीति में ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पे मुझे पछतावा हो कि मैंने ये काम क्यों किया। इसलिए मैं अपने कर्मों के बारे में कह सकता हूँ, मैं अपने कामों के बारे में कह सकता हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था या जिससे पार्टी को कोई नुकसान हुआ। विधानसभा चुनाव में टिकट जब बंटवारा हुआ था और टिकट जब डिक्लेयर हो गए तो उसके बाद भी विरोध के स्वर नजर आए थे। महेश जोशी का ही नाम सबसे आगे क्यों आ रहा था कि उन्हें क्यों टिकट मिल गया? मैंने कहा ना, मैं अगर आपके बारे में सवाल करूं तो आपसे क्यों पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए ना कि मैंने क्यों सवाल किया। तो जिसने मेरे खिलाफ सवाल किया ये तो सवाल उन पर छोड़ना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने टिकट मांगा, मैंने किसी भी प्रकार की कोई गलत प्रैक्टिस काम में नहीं ली। टिकट मांगने में किसी का टिकट कटाने की कोशिश नहीं की। मैंने सिर्फ अपनी बात कही कि मैं यहाँ से चुनाव जीत सकता हूँ, जो बाद में साबित भी हुआ कि मैं वहाँ से चुनाव जीते। इसलिए मैंने अपने सकारात्मक तरीके से टिकट मांगा। मेरी जो राजनीतिक सोच है, मैं लाइन को छोटी करने में यकीन नहीं करता। अगर मेरे को किसी लाइन को छोटा करना तो मैं उसके बराबर में बड़ी लाइन खींच दूंगा। इसलिए मुझे नेगेटिव काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने कभी राजनीति में नेगेटिव काम नहीं किया और आइंदा भी नहीं करूँगा। बात कही जा रही घनश्याम तिवाड़ी को लेकर, मुख्यमंत्री से वो मिल चुके हैं, ऐसा कहा भी जा रहा है कांग्रेस में वापसी की अटकलें हैं। आपने उनको चुनाव हराया था, आपके खिलाफ वो लड़े थे चुनाव जयपुर से लोकसभा का, तो क्या सच्चाई है इन तमाम बातों में? देखिए, मैंने तो कुछ ऐसा सुना नहीं कि वो कांग्रेस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। किसी के आने से पार्टी में लाभ होता है, मुझे किसी को पार्टी में लेने में कोई ऐतराज नहीं है। एक इतिहास है इसी से जुड़ा हुआ। जब आपने चुनाव हराया था घनश्याम तिवाड़ी को तो बहुत बड़ा नाम था उनका और बीजेपी की सीट कही जाती रही है और भार्गव साहब ने इस सीट को बीजेपी का गढ़ बनाया। और उस चुनाव में बड़ी दिलचस्प बात है ये भी सामने आई कि कट्टर हिंदूवादी संघ की सोच रखने वाले लोगों ने भी आपको वोट दी। कांग्रेस के झंडे उनके घरों पे नज़र आए परकोटे में। तो ऐसा क्या हो गया? और फिर पिछला चुनाव जो था वो उससे उलट रहा। मैंने कहा ना, पिछला चुनाव तो मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने पूरे अपने कार्यकाल के दौरान जयपुर के विकास, जयपुर की जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने की कोशिश की है। मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की है। मैं जैसे बार बार कहता हूँ, मेरे को मेरे खाते में ऐसा कोई काम नज़र नहीं आता जो मुझे नहीं करना चाहिए। फिर भी हार हुई, मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग थी। लेकिन एनालिसिस तो किया होगा महेश जी आपने कि आखिर हार की वजह क्या रही? जब 5 साल अच्छे काम किए, बहुत सारी चीज़ें की हैं, जयपुर की ही अगर हम बात कर लें उसके लिए, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जनता ने साथ नहीं दिया? मुझे जब मैं जीता था 3,98,000 वोट मिले थे। जब मैं हारा तो मुझे 3.25 लाख वोट मिले। जो नया वोट जुड़ा ये वो तो मोदी लहर के साथ गया। वो मोदी लहर के साथ नया वोट। मेरे तो अंतर तो 50-55 का ही रहा, 70,000 का रहा करीब। 55,000 वोट तो आप पार्टी के लोग ले गए, कुछ और इधर उधर के लोग ले गए। तो जो उस टाइम पे जो वोट बीजेपी को नहीं मिला कहीं पे भी ऑल ओवर, ये समझ लीजिए वो वोट बीजेपी को मिलना ही नहीं था। लेकिन अब जिस तरह का घटनाक्रम है पुलवामा के बाद और एक राष्ट्रवाद उफान पर है, हिलोले ले रहा है राष्ट्रवाद, तो क्या इसका सियासी लाभ चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो सकता है? मुझे नहीं लगता।
एक तो जनता समझ रही है राष्ट्रवाद किसी व्यक्ति या किसी पार्टी की बपौती नहीं है। जी। राष्ट्रवाद सब में बराबर है। और प्रियंका जी ने जिस हिसाब से पुलवामा में जो दुर्घटना हुई, जो हादसा हुआ, उसके बाद जो एटीट्यूड दिखाया है अपना कि भाई अपने सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए, कांग्रेस ने 3 दिन का एक तरीके से अधिकृत रूप से शोक मनाया, एकदम से तुरंत कांग्रेस ने स्टैंड लेके ये कहा कि भाई हम पूरी तरीके से सरकार के प्रधानमंत्री के साथ हैं, जो निर्णय प्रधानमंत्री करें, जो निर्णय सरकार करे, पूरा देश और कांग्रेस उसके पीछे एकजुट होकर खड़ी है। मैं नहीं समझता कि इसके बाद राष्ट्रवाद की कोई बात बच जाती है। ठीक है, 2014 लोकसभा चुनाव हुए, 25 की 25 सीटें बीजेपी को मिली। उस वक्त कहा जा रहा है मोदी लहर है, मोदी लहर में ही एक तरफा जीत हो गई है। 2014 से 2019 लोकसभा को आप कितना अलग पाते हैं और कैसे ये कांग्रेस के लिए बेहतर होगा? देखिए 2014 और 2019, 2014 में तो ये कह सकते हैं कि एक सुनामी सी थी, आज वो सुनामी नहीं है। पहले मोदी जी के खिलाफ आप एक शब्द बोलो तो उसमें मीडिया में 1000 कमेंट आ जाते हैं, सोशल मीडिया में। आज मोदी जी के खिलाफ एक के बजाय 2 शब्द बोलते हैं, वो जो 1000 कमेंट आते थे उसकी जगह 200 कमेंट रह गए। और वो 200 कमेंट भी वो हैं जो मोदी जी के, बीजेपी के प्रोफेशनल तरीके से हायर किए गए लोगों के कमेंट। पता नहीं कि जिन आईडी से या कि जिन एड्रेसेस से फेसबुक पे या ट्विटर पे या जो कुछ उन पे कमेंट्स आ रहे हैं वो वाकई लोगों के आ रहे हैं या मैनेज्ड तरीके से वो कमेंट्स उनको काउंटर किया जा रहा है। इसलिए मोदी जी वाला जलजला पहले जैसा नहीं रहा। कांग्रेस की अगर बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस से हम कांग्रेस की बात करते हैं, सब कहते हैं कि हम कांग्रेस की ईमानदार सिपह सलार हैं, जो आला कमान कहेगा, जो ऑर्डर्स होंगे हम वही करेंगे। लेकिन जब टिकट वितरण की बात आती है तो पार्टी फिर कुछ नहीं रह जाती है, फिर एक ईगो आ जाता है। तो ये 2 तरफा बातें क्यों राजनेता करते हैं? मेरा टिकट कटा, एक बार नहीं 2 बार कटा, मैंने एक शब्द पार्टी के खिलाफ नहीं। आप एक्सेप्शनल हुए सर, नहीं, लेकिन बहुत exceptional सारी नहीं। चीजें हैं। भाई बात अब मैं अपनी बात ही कह सकता नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल, लेकिन ये आपने हम प्रचार इसलिए किया। मैंने प्रचार किया किया पार्टी आपने, का, बिल्कुल। मैंने ये मैसेज देने की कोशिश की, मेरे मन में किसी तरीके का संतोष नहीं है। 2008 में मेरा टिकट काट के मेरे पुराने मित्र अश्क अली टाक जी को टिकट दिया। मुझे इस बात की चिंता थी कि अश्क अली टाक मेरे पास सपोर्ट मांगने नहीं आ जाए। अगर वो मेरे पास सपोर्ट मांगने आते और फिर मैं उनका सपोर्ट करता तो मैं समझता हूँ कि वो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन अश्क अली जी अभी चुनाव में आपके सपोर्ट में नहीं आए। नहीं, वो एक अलग बात है, उनकी अपनी अलग परिस्थितियां हो आप सकती हैं। गए उनके घर पे चला के, मैं उनके पास पहुंचा, मुझे भी कि आप खुद चला के उनके बिना घर बुलाए। गए थे। मायने तो तब है कि जब मैं बिना बुलाए जाकर उनको सपोर्ट अपना टेंडर करूं, भाई मेरे को टिकट लेकिन मिला, वो नहीं आपको आया टिकट मिला। हवामहल में। नहीं, उनकी अलग परिस्थिति हो सकती है, मेरे को उनसे कोई शिकायत नहीं है। एक राजस्थान को लेकर, क्योंकि आप ना केवल जयपुर के, पूरे राजस्थान के कांग्रेस के नेता कहे जाते हैं और दिल्ली में और कांग्रेस की तमाम अन्य जिम्मेदारियां जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने दी वो भी दी। लेकिन जो श्वेता जी जो बात करी थी कि पार्टी में टिकट वितरण विधानसभा के दौरान कहीं ना कहीं ऐसी सियासत थी, इसीलिए जो मैंडेट आना चाहिए था, जिसकी बात की जा रही थी 130 प्लस की, वो कैश कांग्रेस नहीं कर पाई। हम कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव में हम उन सारी चीज़ों से पार पाके लोकसभा के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको अधिक से अधिक जिता सकें, इस बात की हमारी कोशिश कोई है। कैटेगरी बनाई है किसी तरह की ABC? योगेश जी, ये मेरा काम नहीं है। देखिए, ये जिनका काम है वो निश्चित रूप से कर रहे होंगे, मेरी उसके अंदर भागीदारी नहीं है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में मैंने जैसे कहा, एक ही क्राइटेरिया है देश को सही दिशा में ले जाने का, एक ही क्राइटेरिया कि कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट बने जो सही मायने में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए देश को चलाए। और उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि पार्टी जिसको भी जीतने वाला उम्मीदवार समझे उसको टिकट दे, और हम सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उसको जिताएं। ठीक है, लोकसभा चुनाव को लेकर हमने बात की, दावेदारी को लेकर बात की, क्योंकि आप भी सांसद रह चुके हैं। आपने कहा कि अगर आला कमान कहेगा, ऊपर से आपको कहा जाएगा, ऑर्डर्स दिए जाएंगे तो आप चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या महेश जोशी खुद दावेदारी जताएंगे लोकसभा चुनाव के लिए? नहीं जिताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई भी एमएलए जो है वो अपनी दावेदारी जता रहा है। और वैसे भी टिकट सिर्फ दावेदारी जताने से नहीं मिलती। दावेदारी तो बहुत सारे लोग जताते हैं, एक ही टिकट पे कई लोग जताते हैं। परिस्थितियों के हिसाब से टिकट मिलते हैं, जीतने की संभावना के हिसाब से टिकट मिलते हैं। मैंने जैसा कहा, पार्टी अगर मुझे जीतने वाला उम्मीदवार मानती है तो मेरे मन में किसी प्रकार के साधनों का, स्टेटस का कोई लालच नहीं है। पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको पूरा करूँ। हमारी बात हुई महेश जोशी से, और
साफ गोई के साथ जवाब भी वैसे ही सामने आए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सामने है और स्वाभाविक उम्मीदवार वो राजस्थान की राजधानी जयपुर से कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, पहले वो सांसद भी रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के संभावित चेहरे भी वो हैं। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी का आलाकमान क्या करेगा जयपुर को लेकर, वो अभी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल हम लेते हैं विदा और फिर अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ एनकाउंटर में आपके सामने हाजिर होंगे।